जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, हमें लगातार राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हमने मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास पढ़ लिया था और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास बिल्कुल ही बारीकी से और बेसिक से, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप साथ में नोट्स जरूर बनाएं, उसका बाद में रिवीजन करें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल आप उन्हें रिवीजन करेंगे तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो साथियों, मारवाड़ का हम इतिहास पढ़ते हैं। मेवाड़ के बाद में जो बड़ा इतिहास है वो हमें मारवाड़ का देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ का इतिहास। हेडिंग डालें, सभी साथी हेडिंग डालें, साथ में नोट्स बनाते जाएं। मारवाड़ का इतिहास पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बारीकी से। हाँ, मारवाड़ की बात करें दोस्तों तो मारवाड़ में किनका यहाँ पर शासन काल रहा, शासन रहा, तो मारवाड़ में रहा था राठौड़ों का। किनका शासन रहा? मारवाड़ में कौन सा वंश है जिसने शासन किया? उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? राठौड़ वंश है गुरुजी, बिल्कुल राठौड़ वंश ने शासन किया। तो यहां से देखो पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राठौड़ राजवंश की बात करें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, हम सबसे पहले थोड़ी बेसिक सी बारीकी से हम जानकारी लेते हैं, जो कि बेसिक चीजें हैं जिनका एग्जाम में थोड़ा बहुत तुक है। यहां से प्रश्न पहले ही सीधा ही आ जाता है, आगे से प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जोधपुर की। तो आप सभी जोधपुर को जानते हैं। हाँ, जोधपुर की स्थापना कब हुई? तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। 1459 में हुई थी और राव जोधा ने की थी। तो राव जोधा ने जब जोधपुर की स्थापना की, इससे पहले इनकी राजधानी रही होगी कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई। उसके बाद में ध्यान रखना बीकानेर। देखो, जो अपना राठौड़ राजवंश है, इन्होंने कहां कहां पर शासन किया? एक तो जोधपुर में, मारवाड़ में किया। इसके अलावा जोधपुर के अलावा इन्होंने बीकानेर में किया। बीकानेर में जो राठौड़ वंश है, इसकी स्थापना किसने की? 1465 में। किसने की? कोडमदेसर नामक स्थान पर राव बीका के द्वारा की गई। राव बीका ने की थी। हाँ, यहाँ पर भी जो बीकानेर है, यहाँ पर भी राठौड़ राजवंश रहा। इसका इतिहास भी हम बीकानेर का भी इसके बाद में पढ़ेंगे, मारवाड़ के बाद में। तो ठीक है, तो राव बीका ने की थी। बीकानेर ध्यान रखने ना, राठौड़ वंश की स्थापना की थी। कहां पर की थी? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। कहां पर की थी? कोडमदेसर नामक स्थान पर। हाँ, दूसरी बात, बीकानेर जो अपना शहर है, जहां हम रहते हैं, जो अपना बीकानेर सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1488 में राती घाटी स्थान पर राव बीका के द्वारा की गई। दोनों चीजें दोस्तों अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि भाई राठौड़ वंश की बीकानेर में स्थापना 1465 में कहां पर हुई? कोडमदेसर नामक स्थान पर। पहली बात। दूसरी बात, बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर शहर की यदि पूछे तो 1488 में हुई थी, राती घाटी स्थान पर राव बीका के द्वारा की गई। दोनों चीजें आप ध्यान रख लेना, स्थान अलग अलग है, डेट आपकी अलग अलग है, शासक एक ही है, राव बीका। यहां तक आपके समझ में आ गया? एक बार आप नोट करें ये चीज। हाँ, एक बार ये चीज आप क्लास में बिल्कुल रोक कर आराम से नोट कर ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़े हैं, हाँ, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के पास में, ताकि सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ सकें। बिल्कुल दोस्तों, आगे रुक करते हैं। राठौड़ वंश की उत्पत्ति। भाई राठौड़ वंश कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि राठौड़ वंश कहां से आया, कौन सा शासक कहां से आया। सबसे पहले जो अपने शासक है, जो अपने इतिहासकार है, उनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में, राठौड़ों के बारे में, कि भाई राठौड़ वंश की उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत के राजवंश है जिसका नाम है राष्ट्रकूट। उस राष्ट्रकूट से मानी गई है। राष्ट्रकूट की क्या है? संतानें है, बिल्कुल ये राठौड़। ये बात किसने कही है? गोपीनाथ शर्मा ने कही है। ठीक है साहब। दूसरा, जो अपने भाट आते हैं, भाट इतिहासकार आते हैं, जिनके पास अपने पूरे परिवार की बही खाता रहता है, वो भाट जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं कि जो राठौड़ है, अरे जो मारवाड़ के राठौड़ है, ये हिरण्यकश्यप की संतानें है। किसकी है? हिरण्यकश्यप की इनको संतान माना है। दूसरा, तीसरा, नंबर 3 पर, राठौड़ वंश स्वयं को भगवान राम का जो पुत्र था, 2 पुत्र थे भगवान राम के, लव और कुश, तो भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है, ये स्वयं को मानते हैं कुश का वंशज। नंबर 4, राठौड़ राजवंश का संबंध बदायूं शाखा से है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं। आगे जो अपने इतिहासकार है, इतिहास के जो जनक है कर्नल जेम्स टोड, वो भी अपना मत रखेंगे और उनका मत है वो ज्यादा माना जाता है एग्जाम में। तो ये चीजें एक बार आप उतारें।
गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं कि ये जो राजवंश है दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट उसकी संतानें हैं। भाट इतिहासकार बोलते हैं कि ये हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। और राठौड़ वंश है ये स्वयं जो ये शासक हुए हैं ये खुद को क्या मानते हैं, ये कुश की संतान मानते हैं, ठीक है, यानी स्वयं को सूर्यवंशी मान रहे हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो अब देखो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं, इनका आप ध्यान रख लेना विशेष तौर से। कर्नल जेम्स टोड से ही बोलते हैं कि जो अपना राठौड़ वंश है इसकी स्थापना मारवाड़ में किसने की, राव सिंह ने की थी। ये तो आपको भी पता है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, राव सिंह के द्वारा की गई। हाँ, राव सिंह कौन था। अब आप बोलोगे सर ये राव सिंह कहां से आया। हाँ, तो राव सिंह जो ये जयचंद गढ़वाल है इसको आप जानते होंगे, हमने त्रैन का युद्ध देखा था। तो जयचंद गढ़वाल का पुत्र है सेतु। सेतु ये राम के पुत्र थे, सेतुराम। जयचंद गढ़वाल का पुत्र था सेतुराम। जयचंद गढ़वाल का पुत्र था सेतुराम, यानी जयचंद गढ़वाल का पोता जिसका नाम है राव सिंह, ये यहां पर मारवाड़ में आता है और राठौड़ वंश की स्थापना करता है। ये कौन बोलते हैं, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट, राठौड़ वंश की स्थापना होती कब है। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं कि भाई राठौड़ वंश की स्थापना 1237 में मानी गई है। कब मानी गई है, 1237 में। ये डेट कहीं अलग अलग दी हुई, अलग अलग गाइडों में, ध्यान रख लेना। और ये किसने की, राव सिंह ने। तो यहां से आपका पहला प्रश्न यही बनता है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो 1237 में राव सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों, राव सिंह ने की थी। यह चीज आप ध्यान रख लेना। राव सिंह को राठौड़ों का इसीलिए मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि भाई राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किससे कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है, तो राव सिंह को कहा जाता है। यह चीज आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब यहां तक ये हो गई इनकी उत्पत्ति के बारे में कि भाई राठौड़ कहां से आए, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इनके बारे में थोड़ी और जानते हैं कि इनके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। तो राठौड़ों की जो कुल देवी है दोस्तों, उन कुल देवी का नाम है नागणेची माता। कौन सी माता है, नागणेची माता है। इनका मंदिर कहां पर है, नागणा बाड़मेर में है। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है, नागणा बाड़मेर में है। नागणा बाड़मेर में इनका मंदिर है। दूसरी बात, वर्तमान में देखो इनका मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में बना दिया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। अभी इनका मेला लगता है वो मेहरानगढ़ में भी लगता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में, यहां पर भी इनका क्या है, मंदिर है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना नागणेची माता के बारे में। इनकी मूर्ति कौन लेकर आया, कहां से लेकर आया, उसकी बात हम आगे करेंगे। और अब बात करते हैं आराध्य देवी। देखो दो देवियां होती है, एक तो कुल देवी होती है और एक आराध्य देवी होती है। गुरुजी कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर क्या है। अरे कुल देवी वो होती है जिसका जन्म हमारे वंश में हुआ हो, हमारे कुल में हुआ हो, वो कौन होती है, वो कुल देवी होती है। आराध्य देवी वो होती है जिसका जन्म हमारे वंश में या कुल में नहीं होता है, बल्कि हम उसे आराध्य मानकर उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या होती है, आराध्य देवी होती है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो इनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। कौन सी माता, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर भी कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। यह चीज भी आपको याद रखना है। तो इतना आप एक बार नोट करें, हाँ, कि इनकी कुल देवी नागणेची माता है, इनका मंदिर नागणा बाड़मेर में भी है और जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी है। आराध्य देवी चामुंडा माता है। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष राव सिंह को कहा जाता है। ये चीजें आपको नोट करना होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें या बीच में यूट्यूब में बीच में रोकने का ऑप्शन आता है, वहां से रोककर आप नोट भी कर सकते हैं। साथ में नोट करते जाएं ताकि एक साथ में आपके ज्यादा वजन ना हो। बिल्कुल उतार लिया होगा आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये लो, अब देखो पहला शासक अपना पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे गुरुजी। अब हम पढ़ रहे हैं राव सिंह के बारे में। राव सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका शासनकाल 1237 से लेकर 1273 तक रहा, यह भी आप ध्यान रख लेना। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं राव सिंह की। तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्होंने जो युद्ध लड़ा उस युद्ध का नाम है लाखा जंवर का युद्ध। ये 1273 में हुआ था। कब हुआ था, 1273 में। कहां पर हुआ था, धौला चित्रा पाली में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, पाली में। ये युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए मारे गए। हाँ, इन्होंने अपनी सबसे पहले राजधानी पाली को बनाया। यदि आपको पूछे कि राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो वो पाली है। पहले तो जोधपुर थी, बिल्कुल ना जोधपुर थी ना मेहरानगढ़, कुछ नहीं था। सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, पाली को बनाया दोस्तों। हाँ, राव सिंह का जो स्मारक है वो कहां पर बना हुआ है, वो बिट्ठू गांव पाली में ही है। ये जोधपुर तक यहां तक पहुंचे नहीं, पाली में ही इनका अंत हो गया। यहीं इन्होंने इसकी स्थापना की, यहीं ये समाप्त हो गए, इनका स्मारक बन गया। राठौड़ों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो पाली है और किसने बनाई, राव सिंह ने बनाई। देखो दोस्तों, राठौड़ों के हमने जैसे मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तो मेवाड़ में उनकी अलग अलग राजधानियां थी।
चित्तौड़गढ़ को राजधानी जयतर सिंह ने बनाया। तो इस प्रकार से अलग अलग हमने राजधानी पढ़ी, किस शासक ने कौन सी राजधानी बनाई। वैसे मारवाड़ में भी 3-4 राजधानी रही है, उनको आप याद रख लेना। सबसे पहली राजधानी पाली, पाली राजधानी किसने बनाया, राव सिंह ने बनाया। किसने बनाया, राव सिंह ने। दूसरी जो राठौड़ों की राजधानी है वो है खेड़ा बालोतरा, इसको राजधानी बनाया था मल्लीनाथ जी लोक देवता। हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है, हाँ, तो मल्लीनाथ जी ने बनाया था। बालोतरा वार्ड में इनका मेला भी लगता है। मल्लीनाथ जी ने राजधानी बनाया खेड़ा बालोतरा को। तीसरी इनकी राजधानी रही थी मंडोर। कौन सी, अरे मंडोर। और ये मंडोर को राजधानी किसने बनाया, राव चूड़ा ने बनाया। किसने बनाया रे गुरुजी, राव चूड़ा जी ने बनाया। बहुत ही शानदार। हाँ, उसके बाद में इनकी 4 नंबर जो राजधानी रही थी वो राजधानी बन गई जोधपुर। कौन सा पुर बन गई, जोधपुर। और जोधपुर राव जोधा ने बनाया। जोधपुर को राजधानी किसने बनाया, राव जोधा ने जोधपुर को राजधानी बनाया। तो ये 4 इनकी राजधानियां रही थी। सबसे पहली राजधानी कौन सी रही थी, पाली रही थी, राव सिंह ने बनाई। दूसरी राजधानी खेड़ा बालोतरा, मल्लीनाथ जी ने बनाई, लोक देवता ने। तीसरी मंडोर राव चूड़ा ने बनाई। और चौथी जोधपुर को राजधानी राव जोधा ने बनाया। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये इनकी राजधानियां रही थी। तो एक बार इतना आप उतारें, राव सिंह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप इतना नोट करें दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो, एक तरफ अपने राव सिंह है, इनका जो युद्ध हुआ था हमने बात की थी, उस युद्ध के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखो, जो पाली के जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों के साथ ये मुस्लिम काफी अत्याचार करते थे। हाँ, तो इनकी रक्षा करने के लिए राव सिंह क्या करते हैं, यहाँ इनका जो सरदार था जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद प्रथम, इस नासिरुद्दीन से क्या करते हैं राव सिंह, 1273 में एक युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। एक तरफ अपने राव सिंह हैं और उनके साथ में पाली के ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी साथ में। युद्ध में होता क्या है दोस्तों, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव सिंह युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। विजय किसकी होती है इस युद्ध में, नासिरुद्दीन की होती है। इसकी क्या हो जाती है, इस युद्ध में विजय हो जाती है। तो ये युद्ध आप याद रखने ला। हाँ, इस युद्ध के साथ में इनकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। बिल्कुल लाखा जंवर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, लाखा जंवर का युद्ध। हाँ, पाली के जो ब्राह्मण थे उनकी रक्षा करते हुए इन्होंने युद्ध किया और शहीद हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहां से उतार लो, यदि उतारना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे, बनते हैं आसनाथ। कौन बनते हैं, आसनाथ बनते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रख लेना, ये जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बारे में और ज्यादा है नहीं। आसनाथ के बारे में इतना ही ध्यान रखना कि ये जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 2 शासक बने, दोनों ही क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, अब अगला शासक कौन बनेगा, अगला शासक बनेगा राव दुहड़। कौन बनेगा, राव दुहड़ अगला शासक बनता है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्रम याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बड़ा एग्जाम होता है उसमें क्रम भी पूछ लेते हैं। तो राव दुहड़ के बारे में बात करें तो राठौड़ों की जो कुल देवी है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कौन सी है, चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता। नागणेची माता का दूसरा नाम है चक्रेश्वरी माता। ठीक है, इनका मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। इस माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया, राव दुहड़ ने कराया। ठीक है, नेक्स्ट, नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे। नागणेची माता की मूर्ति राव दुहड़ लेकर आए थे। कहां से, कर्नाटक से। ये भी आप ध्यान रखना। नागाना बाड़मेर में इसको स्थापित किया। यहां तक आप एक बार उतारें। हाँ, अगला शासक उतार लें, आसनाथ जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर राव दुहड़ शासक बनते हैं। हाँ, राठौड़ों की कुलदेवी जो नागणेची माता है उनका मंदिर का निर्माण करवाया। लिख लिया होगा आपने। और कहां से मूर्ति लेकर आए थे, कर्नाटक से। कौन सा नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अगला शासक बनते हैं राव चूड़ा। अगले शासक कौन बनते हैं, राव चूड़ा। 1394 से लेकर 1423 तक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मंडोर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना, सबसे पहले मंडोर को राजधानी किसने बनाया, चूड़ा ने बनाया। अरे चूड़ा कहां से बनाएंगे, अरे चूड़ा ने कहां से बनाया, इसने चूड़ा ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। मंडोर इसको देश में मिला था, मंडोर इसको क्या मिला था, देश में मिला था। ये आप ध्यान रख लेना। हाँ, एक इंदा प्रतिहार यहाँ का शासक था, इंदा प्रतिहार। इस इंदा प्रतिहार की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था किशोरी कंवर। क्या नाम था, किशोरी कंवर। ठीक है, किशोरी कंवर से ये क्या करता है, विवाह कर लेता है। और विवाह करेगा तो किशोरी तो मिली, साथ में मंडोर भी मिल गया। मंडोर क्या मिल गया, दहेज में मिला था। ध्यान रख लेना राव चूड़ा को। राव चूड़ा ने
उत्तराधिकारी कान्हा को बनाया, यानी किशोरी कंवर का जो पुत्र था, छोटा पुत्र तो भले ही था, लेकिन इसको भाई दहेज में क्या मिला था, साथ में मंडोर मिला था। तो शासक तो अब किसको बनाएंगे, किशोरी देवी के पुत्र को बनाएंगे, जिसका नाम था कान्हा। अब अगला शासक कौन बनेगा, कान्हा बनेगा। तो यहां तक एक बार आप नोट करें। सबसे पहले राव चूड़ा ने मंडोर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी देवी से विवाह किया और मंडोर क्या मिल गया, देश में मिल गया गुरुजी। ठीक है, अरे किशोरी तो मिली से मिली, मंडोर भी मिल गो, अब चाहे जाएगा ये। ठीक है, यहां तक एक बार आप उतारें। अब शासक कौन बनेगा, कान्हा बनेगा। अब देखो राव चूड़ा है, एक तरफ अपने राव चूड़ा है। राव चूड़ा के दो पुत्र है, कितना पुत्र है रे, दो टाबर ऐसा। एक को नाम तो रणमल है, एक कौन सा मल है, रणमल है। और ये रणमल कहाँ चला जाएगा, हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तो ये अपनी बहन हंसाबाई के साथ में कहाँ चला जाएगा, मेवाड़ चला जाएगा। देखो रणमल है, दूसरा पुत्र कान्हा है। दूसरा पुत्र कौन है, कान्हा है। हाँ, अब ये चूड़ा किसको पुत्र अपना शासक बनाएगा, छोटे पुत्र कान्हा को बनाएगा। ठीक है, कान्हा जिसकी माता का नाम किशोरी कंवर है, तो इसको क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। अब शासक कौन बनेगा, कान्हा बनेगा गुरुजी। कौन बनेगा, कान्हा बनेगा। तो यह भी आप लिख सकते हैं, राव चूड़ा के दो पुत्र थे, एक रणमल, दूसरा कान्हा। रणमल कहाँ चला जाएगा, मेवाड़ चला जाएगा अपनी बहन हंसाबाई के साथ में। फिर उसको क्या दे दिया जाता है, रणमल को भी जेर देकर इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी दासी बारमली के द्वारा। अब देखते हैं रणमल, अगला शासक कौन बनेगा। ये कान्हा कुछ समय बाद ही कान्हा भी ऊपर चला गया, इसका कोई इतिहास मिलता नहीं है। फिर शासक बनता है रणमल। कौन सा मल, रणमल बनता है 1438 से लेकर 89 तक। ठीक है, रणमल ने बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से करवाया। ये हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ के इतिहास में। इसने अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करवाया, लाखा के साथ। रिश्ता भले ही लाखा के पुत्र के साथ गया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। भले ही लाखा साहब बुढ़े थे, फिर भी अब आगे आप समझ सकते हो। हाँ, इस रणमल की हत्या राणा कुंभा ने करवा दी। भारमली इसकी एक दासी थी, जिस दासी का क्या नाम था, भारमली। इस भारमली ने इसको क्या दे दिया, रणमल को जेर दे दिया, और रणमल का भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। रणमल मारा गया, और इस रणमल का पुत्र था जोधा। अरे रणमल भी उस समय मेवाड़ में था, कहां पर था, मेवाड़ में। इसका पुत्र जोधा भी मेवाड़ में था। हाँ, अब देखो रणमल पिता मारे गए। अब इसको पता चल गया कि लाखा और ये जो इसका पुत्र है वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, कुंभा। तो ये यहां से भागकर कहां आ जाएगा, अब जोधपुर आएगा। ठीक है, तो यहां तक एक बार उतारे आप रणमल के बारे में। बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से करवाया, और रणमल की हत्या राणा कुंभा ने करवाई। ठीक है, अब अगला शासक कौन बनेगा, राव जोधा बनेगा, जो जोधपुर की क्या करेगा, स्थापना करेगा 1438 से लेकर 89। ये रणमल का नहीं है, जोधा का है। ठीक है, 89 वाला। अगला शासक लिखे राव जोधा। राव जोधा, इसके काल में क्या हुई, आवल और बावल की संधि हुई। यानी किन किन के बीच में हुई, अवल और बावल की संधि, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुई, जिसका केंद्र बिंदु रखा गया सोजत पाली। एक तरफ क्या है, सोजत पाली, उधर की तरफ अपना मेवाड़ है, और इधर अपना मारवाड़ है। ठीक है, यानी सीमाओं का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। किसकी सहायता से हुई थी, अवल बावल की संधि हंसाबाई की सहायता से हुई थी। ठीक है, अब ध्यान रखना, अवल बावल संधि के बाद जोधा वास्तविक रूप से क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, यह चीज ध्यान रखना। राठौड़ वंश का यदि आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो ध्यान रख लेना कौन है, राव जोधा है। कौन है, राव जोधा जी है। बिल्कुल एक बार आप उतार लें। आगे देखते हैं इसके निर्माण कार्यों के बारे में। तो 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का इसने निर्माण करवाया। जोधपुर में जो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया 1459 में। और इसकी नींव किसने रखी, एग्जाम में आ चुका है, जो करणी माता है, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इस करणी माता ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। 1459 में जोधपुर की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया। जोधपुर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, जोधा ने बनाया। चामुंडा माता मंदिर का इसने निर्माण भी करवाया, और जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया। रानी, इसकी जो एक रानी थी जिसका नाम था चांद कंवर। कौन सी कंवर, चांद कंवर। इस चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। और इसकी एक रानी थी जिसका नाम था जसमा देवी। क्या नाम था, जसमा देवी। जसमा देवी ने जोधपुर में रानी सागर तालाब बनवाया। कौन सा तालाब बनवाया, रानी सागर। तो ये निर्माण कार्य हुए थे इसके काल में। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, हाँ, नींव किसने रखी, करणी माता ने। जोधपुर की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया 1459 में।
चामुंडा माता मंदिर का निर्माण, जोदेलाव तालाब का निर्माण, चांद बावड़ी का निर्माण और रानी सागर तालाब बनवाया। ये चीजें आप ध्यान रखना, किसके बारे में? जोधा जी के बारे में। एक बार सभी नौजवान साथी नोट कर लें, जो भी चीजें आपको लिखाई गई है उनको अच्छे ढंग से। देखो साथियों, शाम को जो 8 बजे क्लास होती है उसमें हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसके MCQ प्रश्न सोल्व करते हैं। जैसे अभी मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा तो उसके प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, मारवाड़ का इतिहास हो जाएगा, तो उसके बाद में मारवाड़ के इतिहास के MCQ प्रश्न लेकर आएंगे। तो उसे आपकी होगी बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, कभी भी कोई प्रश्न एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। हाँ, उतार लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लो, राव जोधा ने बेलोल खां लोधी के सेनापति, जिसका नाम था सारंग खां, क्या नाम था? सारंगा खां, इसको युद्ध में हराया था। बेलोल लोधी के सेनापति को हराने वाला एकमात्र शासक कौन था? वो ध्यान रख लेना, राव जोधा ही था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इतनी चीजें आप ध्यान रख लेना। अब राव जोधा के पुत्रों की बात करते हैं। इसके पुत्र कौन कौन है? एक था सुजा, एक पुत्र का नाम क्या है? सुजा। दूसरा का नाम है बीरम। कौन सा देव? बीरम देव। एक का नाम है दुद्धा, एक का नाम बिक्का, एक का नाम है सातल देव। कितने पुत्र हो गए जोधा के? 5 पुत्र हो गए। कितने हो गए? 5। बीरम और दूधा क्या करते हैं? ये मेड़ता चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं गुरुजी? मेड़ता चले जाते हैं। और बिक्का किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। किसकी करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। पीछे कौन बचा? पीछे बचता है सातलदेव और सुजा। शासक कौन बनेगा? शासक बनेगा सातलदेव। कौन सा देव शासक बनेगा? अब शासक बनेगा सातलदेव जी। तो अब सातलदेव का इतिहास पढ़ेंगे। इतना आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जोधा के जो पुत्र है सुजा, बीरम, दुद्धा, बिक्का और सातलदेव। हाँ, नोट कर लो दोस्तों एक बार आप। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं वहां पर। अब अगला शासक बनता है गुरुजी सातलदेव जी। कौन बनता है? सातलदेव बनता है। मार्च 1492 में सातलदेव की निसंतान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बेचारे को कोई संतान नहीं हुई, उसे पहले ही मारा गया। क्यों मारा गया वो भी मैं बात करूंगा। घायल हो जाता है युद्ध में, बीमार हो जाता है फिर। अब देखो, अब शासक कौन बनेगा? अब शासक बनेगा सुजा। शासक कौन बनेगा? सुजा बनेगा। सुजा शासक कब से कब तक रहा? 1492 से लेकर 1514 तक सुजा शासक रहा। हाँ, राव बीका का इसके काल में आक्रमण हुआ था। तो इसी का भाई है, अरे बीका इसी का भाई है जो बीकानेर चला गया, बीकानेर की स्थापना की। वो क्या करता है? यहाँ पर अटैक करता है जोधपुर पर, ठीक है, आक्रमण करता है। और 1514 में इसकी भी, सुजा की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 2 ही चीजें ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि मारवाड़ के किस शासक के ऊपर राव बीका ने आक्रमण किया? तो सुजा जी के ऊपर, ठीक है। और इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा निर्माण कार्य वगैरह कुछ ऐसा है नहीं जो हम याद करें। याद करने के लिए आगे बहुत सारी आपके सामने आएगी, आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सातलदेव की। अब सातलदेव की थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ अपने सातलदेव है, कौन है रे? सातलदेव है जोधपुर के शासक सातलदेव है गुरुजी। एक तरफ अपना अजमेर है। कौन सा मेर है? अजमेर है, ठीक है। अजमेर का एक सूबेदार है, अजमेर का सूबेदार जिसका नाम है मल्लू खां। कौन सा खां है? मल्लू खां। इस मल्लू खां का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है गुड़ले खां। हाँ, मारवाड़ में जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है इस गुड़ले खां की याद में मनाया जाता है। ये गुड़ले खां है। हाँ, होता है क्या है गुरुजी? सातलदेव और सूबेदार मल्लू खां के बीच में। अरे इस मल्लू खां की एक पुत्री थी, लाडली थी। उस लाडली का नाम है गेंदली। का नाम हो? गेंदली। अब किस गेंदली का अपहरण कर लेता है सातलदेव। गेंदली को उठाकर कौन लेकर आ गया? सातलदेव लेकर आ गया। हाँ, कौन लेकर आ गया गेंदली को उठाकर? गुरुजी सातलदेव जोधपुर लेकर आ गया गेंदली को उठाकर, ठीक है सर। अब सातलदेव मल्लू खां क्या करेगा? अरे मल्लू खां आक्रमण करेगा। हाँ, इस मल्लू खां का एक सूबेदार है, इसको भेजता है मल्लू खां ने, बोलता है गुड़ले खां। क्या नाम है? गुड़ले खां। इस गुड़ले खां को बोलता है कि रिजा गेंदली को वापस लेकर आ। सातलदेव को बोलता है कि सातलदेव गेंदली को छोड़ दे। सातलदेव बोलता है कि मैं गेंदली को छोड़ता तो उसको पकड़ता है क्यों, ठीक है सर। अब यहां से देखो, अब यहां से कौन आएगा? मल्लू खां। ये मल्लू खां आता है और ये क्या करता है? सातलदेव के भाई वीर सिंह को भी बंधक बना लेता है। और उसके बाद में आता है, फिर भी ये इसको नहीं छोड़ता है, तो फिर आता है गुड़ले खां। अब सेना लेकर कौन सा खान आएगा? गुड़ले खां आएगा। हाँ, गुड़ले खां आएगा सेना लेकर, सेनापति जोधपुर। जोधपुर आएगा। यहाँ पर जो पिंपाड़ गांव है, यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो यहाँ पर जो तालाब था वहाँ पर कुछ स्नान वगैरह कर रही थी। और वो क्या करता है? गुड़ले खां उन स्त्रियों का अपहरण कर लेता है, उनको बंधक बना लेता है, पकड़ लेता है। अब क्या होगा? अब राजा के ऊपर संकट आ गया। अरे प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है, तो राजा आएगा।
अब क्या होगा, सातलदेव जी सेना लेकर आएंगे। सातलदेव सेना लेकर आते हैं, गुड़ले खां के साथ युद्ध करते हैं। भले ही सातलदेव इस युद्ध में काफी घायल हो गए थे, लेकिन इस युद्ध में गुड़ले खां की गर्दन उड़ा दी जाती है। गुड़ले खां की गर्दन उड़ा दी जाती है, गुड़ले खां मारा जाता है। बेचारा आया था छुड़ाने के लिए गेंदली को, खुद मारा गया। हाँ, अब होता क्या है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी का वो दिन था। सारी जितनी भी कन्याएं थी वो आज़ाद हो चुकी है गुड़ले खां से, और इसका सिर जो कटा हुआ पड़ा है, इस सिर को उठाकर पूरे जोधपुर शहर में घुमाया जाता है। और उसी दिन से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, आंसर कमेंट करो देखें। हाँ, मारवाड़ में जो मनाया जाता है एक प्रसिद्ध काफी त्यौहार है गुड़ला, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यह चीज आप ध्यान रख लेना। इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध का नाम भी याद रख लेना, कौसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, कौसाना का युद्ध 1492 में हुआ था। और इसके बाद में इनकी क्या हो जाती है, सातलदेव जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कौसाना का युद्ध कब हुआ, 1492 में हुआ। किन किन के बीच में हुआ, गुड़ले खां और सातलदेव की सेनाओं के बीच में हुआ। तो यह चीज आप याद करना। ये इतना इतिहास है सातलदेव के बारे में, और ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। नोट करें एक बार क्या करें, नोट करें। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड लेते हैं। अगला जो शासक बनता है वो बनता है राव। अगला शासक बनता है राव बागा। राव बागा, इसका कोई ज्यादा है नहीं कुछ इतिहास वगैरह। और इसके बाद में शासक बनता है राव गांगदेव। अगला शासक कौन बनता है, गांगदेव राठौड़ बनता है। ये अपने पीछे राठौड़ लगाते थे, राठौड़ थे, तो ये अगला शासक बनेगा गांगदेव। ठीक है, इसका यहाँ से थोड़ा आपको अब इतिहास अपना लंबा चौड़ा आगे होता जाएगा। 1532 तक ये मेरी तरफ बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति था, शांतिप्रिय व्यक्ति था, इसको कोई मतलब नहीं था, अपने काम से मतलब था। ठीक है, बागड़ी का एक ठाकुर था जिसने अंगूठा काटकर इसका राज्याभिषेक किया। किसका किया, गांगदेव का किया। जोधपुर के सबसे विनम्र शासक, मेरी तरह सबसे विनम्र शासक कौन बने थे, जोधपुर के गांगदेव बने थे। ठीक है, गंगा बावड़ी, गांगलो तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया, ये इनका निर्माण कार्य है। गंग श्याम मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया, खुद के नाम पर करवा रहे हैं। अरे गांगदेव नाम है तो गंगा बावड़ी बना रहे हैं, गांगुला तालाब का निर्माण करवाया, गंग श्याम मंदिर इन्होंने बनवाया। ये गांगदेव के क्या है, निर्माण कार्य है सा। ठीक है, उतार लो एक बार। देखो दोस्तों, एक इनका शासनकाल 1515 से लेकर 1532 तक रहा था, और 1527 में इनके शासनकाल में 1527 में उस समय क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, हिंदू और मुस्लिम युद्ध। एक तरफ दिल्ली की गद्दी थी जिस पर हिंदू राजा बैठेगा या कोई मुस्लिम। ये 1527 में ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में हुआ था, मुगल शासक बाबर और अपने मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा सांगा, इनके बीच में हुआ था। उसमें इस गांगदेव ने 5000 की सेना भेजी थी राणा सांगा की सहायता करने के लिए। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब खानवा का युद्ध लड़ा गया उस समय किसकी सहायता करने के लिए, राणा सांगा की सहायता करने के लिए मारवाड़ के किस शासक ने सेना भेजी थी, तो या उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो ये गांगदेव जी थे। इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था। ठीक है, ये खुद नहीं गए थे। इतना उतार लिया होगा आपने, बिल्कुल उतार लिया। तो आगे बढ़ते हैं, ये लो। इनके काल में केवल जोधपुर और सोजत परगना बचा था। जितने भी ठिकानेदार थे, ठाकर थे नीचे के, उन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि ये कौन गांगदेव, कुछ नहीं है, जो भी है हम ही है। यानी पीछे कुछ बचा ही नहीं, सारी यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। केवल जोधपुर इनके पास बचा था और सोजत बची थी, और कुछ इनके पास नहीं बचा था। गांगदेव ने या गंगदेव ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का क्या दिया था, साथ दिया था। और सेना लेकर कौन गया था, इनका पुत्र गया था। उस पुत्र का नाम याद रख लेना, मालदेव। कौन सा देव गया था, मालदेव, जिसे हम हसमत वाला शासक बोलते हैं। ठीक है, मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक गांगदेव का बेटा मालदेव। ठीक है, मालदेव ने 1532 में गांगदेव को मेहरानगढ़ दुर्ग से गिराकर इनकी हत्या कर दी। अरे इतना सीधा साधा आदमी, और इसकी औलाद ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब गांगदेव की क्या हो चुकी है, हत्या। किसने हत्या की, इसके पुत्र, इसकी औलाद मालदेव ने की। तो मालदेव क्या हो गया गुरुजी, पितरहंता हो गया, पिता का हत्यारा हो गया। यदि आपको पूछे कि मारवाड़ का प्रथम या पितरहंता शासक कौन है, तो वो मालदेव है, जिसने अपने पिता गांगदेव की हत्या कर दी थी। तो याद रख लेना, पितरहंता शासक, मारवाड़ का प्रथम
पितरहंता मालदेव है, जिसने अपने पिता गंगदेव या गांगदेव की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये चीज़ें आप याद रख लेना दोस्तों, किसके बारे में, गांगदेव या गंगदेव के बारे में। इसके बारे में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक तो इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का क्या दिया था, साथ दिया था, 5000 की सेना भेजी थी। दूसरी बात, जोधपुर में सबसे विनम्र शासक कौन थे, गंगदेव या गांगदेव थे, और गंगश्याम मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। ये चीज़ें पूछी गई है एग्जाम में, उतार लिया होगा आशा करता हूँ आपने। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम यहाँ तक मालदेव तक पहुँच चुके हैं। मालदेव से अब बड़ा अपना विस्तार से जो इतिहास है मारवाड़ का वो हमें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि मालदेव का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, हस्मत वाला शासक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल रूठी रानी उमादे इस मालदेव की पत्नी थी, जो सुहागरात के दिन क्या हो गई थी, रूठ कर चली गई थी अजमेर। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ने को मिलेगी शानदार तरीके से। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। वैसे तो हम एक साथ ही पढ़ सकते थे, लेकिन उतना आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद रह सके।